मैं इंजीनियर अनिल कुमार सिंह, लेक्चरर इन सिविल इंजीनियरिंग, आरबीएस पॉलीटेक्निक बिचपुरी आगरा से थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर का सिविल इंजीनियरिंग का सीएमए ईडी का यूनिट 4 का लेक्चर 1 लेने जा रहा हूँ। और सिलेबस के हिसाब से इसके टॉपिक का नाम है साइट ऑर्गेनाइजेशन, और टेक्स्ट बुक में ये जो है सब्जेक्ट दिया है कंस्ट्रक्शन साइट मैनेजमेंट, कंस्ट्रक्शन साइट मैनेजमेंट, कंस्ट्रक्शन साइट मैनेजमेंट के नाम से है चैप्टर। पहली बात इसमें आती है साइट मैनेजमेंट। साइट मैनेजमेंट क्या है? साइट मैनेजमेंट जो है निर्माण कार्य शुरू करने से पहले निर्माण स्थल पर समुचित व्यवस्था करना, निर्माण सामग्री की, श्रमिकों का सुचारू ढंग से संचालन बनाए रखना स्थल प्रबंधन कहलाता है। इसको बोलते हैं साइट मैनेजमेंट, स्थल प्रबंधन। सभी उपलब्ध संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग तभी हो पाता है जब स्थल प्रबंधक उत्तम हो। बड़े निर्माण कार्यों पर बीसियों प्रकार की निर्माण सामग्री के ढेर लगते हैं। अनेक उपकरण और मशीनें निर्माण क्षेत्र में स्थापित करनी होती हैं और सैकड़ों कुशल और अकुशल श्रमिकों का जमावड़ा होता है। सभी के लिए उपयुक्त जगह का इंतजाम होना, निर्धारित करना, बिजली, पानी, पहुंच मार्ग, सामान्य सुरक्षा सुनिश्चित करना वास्तविक निर्माण कार्य शुरू करने से पहले आवश्यक है। जब निर्माण कार्य एक लंबे चौड़े क्षेत्र पर फैला हुआ हो, तो स्थल प्रबंधक का महत्व और बढ़ जाता है। स्थल प्रबंधक को कार्य शुरू करने से पहले स्थल अभियंता के पास निम्न प्रपत्र होने चाहिए। पहला, स्थल प्लान, इसे कहते हैं साइट प्लान। सेकंड, भवन और वर्क्स विस्तृत प्लान, बिल्डिंग और वर्क्स प्लान। थर्ड है सर्विस प्लान, और फोर्थ है निर्माण विशिष्टियाँ, इसको कहते हैं कंस्ट्रक्शन स्पेसिफिकेशन। जॉब लेआउट क्या है? अगला शब्द आता है इसमें जॉब लेआउट। जॉब लेआउट का मतलब है जॉब विन्यास। जॉब विन्यास का मतलब है कि निर्माण परियोजना के जो मौके पर या निर्माण स्थल पर एक शिविर या कैंप के रूप में संपन्न की जाती है। निर्माण जो परियोजना होती है वो एक कैंप या शिविर के रूप में संपन्न की जाती है, जिसमें निर्माण की विभिन्न गतिविधियों के लिए स्थल निर्धारित कर दिए जाते हैं। निर्माण स्थल पर इस शिविर स्थापन के कार्य को ही जॉब विन्यास कहते हैं। यह शिविर जितना उत्तम लगा होगा, निर्माण कार्य उतनी तेजी से संपन्न होगा। निर्माण कार्य बिना रुके सहज और संतोषजनक ढंग से चलता रहे। सामग्री को बार बार उठाकर इधर उधर न ले जाना पड़े, न रखना पड़े। भारी मशीनें श्रमिकों के प्रचलन में बाधा न डालें। सभी की सुरक्षा बनी रहे। इस ध्येय के लिए कार्य का जॉब विन्यास आवश्यक है। जॉब विन्यास के बाद ही मौके पर वास्तविक निर्माण कार्य शुरू किया जाता है। जॉब विन्यास के सिद्धांत
यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ जॉब लेआउट। प्रिंसिपल ऑफ जॉब लेआउट का मतलब है कि इसके सिद्धांत हैं स्थल घेरा, निर्माण सामग्री, वाहन, उपकरण, यंत्र, मशीनरी इत्यादि को ध्यान में रखकर मौके पर पर्याप्त स्थान घेरना चाहिए और इसके चारों तरफ कटीला तार या बाड़ लगा देनी चाहिए। सामग्री भंडार, निर्माण सामग्री के भंडार निर्माण स्थल के निकट होने चाहिए ताकि इनकी अधिक उठाई ढुलाई न करनी पड़े। प्रचलन क्षेत्र, सामग्री के ढेर इस प्रकार होने चाहिए। तो पहला हो गया स्थल घेरा, सेकंड सामग्री भंडार और थर्ड है प्रचलन क्षेत्र। प्रचलन क्षेत्र का मतलब है सामग्री के ढेर इस प्रकार लगाने चाहिए कि श्रमिकों के प्रचलन तथा मशीनों के कार्य में कोई अड़चन ना आए। भंडार सेट जो निर्माण सामग्री खुले में है, स्टोर करने पर नष्ट होने वाली है, खुले में, जैसे सीमेंट, चूना, पेंट, इन सब को शेड के नीचे भीतर स्टोर करना चाहिए। पांचवा है वाहन पहुंच का मतलब है निर्माण स्थल के चारों ओर पर्याप्त चौड़ा रास्ता उपलब्ध होना चाहिए ताकि सामान से भरे ट्रक और अन्य वाहन निर्माण के निकटतम बिंदु तक पहुंच सके। छठवां है वाहन पहुंच के बाद है प्रवेश और निकास नियंत्रण। प्रवेश और निकास नियंत्रण। निर्माण स्थल पर मटेरियल की सुरक्षा का संतोषजनक प्रबंध होना चाहिए। प्रवेश और निकास द्वारों पर प्रभावी नियंत्रण होना चाहिए। सुविधाएं, निर्माण स्थल पर पानी, बिजली, प्राथमिक चिकित्सा और अन्य आवश्यक सुविधाएं होनी चाहिए। आठवां है सामान्य सुरक्षा का मतलब है निर्माण स्थल का प्रबंधन ऐसा होना चाहिए कि सभी कर्मियों और आगंतुकों की सुरक्षा बनी रहे। पुनरीक्षण, नाइन्थ है पुनरीक्षण का मतलब क्या है? कार्य के दौरान परिस्थितियों के बदलाव के कारण यदि मूल जॉब विन्यास में कुछ संशोधन करना पड़े तो वो सरलता से हो जाए। जॉब विन्यास को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्फ्लुएंसिंग जॉब लेआउट। फैक्टर्स अफेक्टिंग या इन्फ्लुएंसिंग, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग जॉब लेआउट। जॉब विन्यास के लिए सर्वप्रथम निर्माण स्थल के चारों ओर घेराबंदी की जाती है। घेराबंदी के लिए कटीले तारों की बाड़ लगाई जाती है या जस्ती लोहे की चादरों का पर्दा बनाया जाता है। यदि निर्माण क्षेत्र काफ़ी बड़ा है तो पत्थर गाड़कर निर्माण परिसर चिन्हित किया जाता है। जॉब विन्यास को प्रभावित करने वाली बातें निम्नलिखित हैं। परियोजना का प्रकार भवन का है, बांध का है, पुल, सुरंग, जल सेतु है। परियोजना स्थल की स्थिति पहाड़ी है, मैदानी है या जंगल है, आबादी है, नदी तल है। इस तरह से जॉब विन्यास के लिए निम्न कार्यों के लिए स्थल निर्धारित करने होते हैं। किन किन कार्यों के लिए करने होते हैं? पहला, स्थल कार्य और नियंत्रण कक्ष।
स्थल, कार्यालय और तथा नियंत्रण कक्ष। नियंत्रण कक्ष। सेकंड है भंडार व गोदाम। भंडार व गोदाम, स्टोर्स, क्या कहते हैं इसे, स्टोर्स। और स्थल, कार्यालय और नियंत्रण कक्ष का है साइट, ऑफिस एंड कंट्रोल रूम। कंट्रोल रूम, ठीक है। सीमेंट और चूना के लिए शेड। सीमेंट तथा चूना के लिए शेड। शेड्स, SHEDS, शेड्स। खुली सामग्री के लिए के ढेरों के लिए स्थल। ओपन स्टोरेज स्पेस। ओपन स्टोरेज स्पेस। उपकरणों, यंत्रों के लिए शेड। उपकरणों तथा यंत्रों के लिए शेड। छठवां, प्रबलन इस्पात के लिए स्थान। जहाँ पर आप सरिया लोहा को मोड़ते हैं उसके लिए स्थान, जहाँ लोहार काम करेगा। सातवां, श्रमिकों के लिए झुग्गी झोपड़ी स्थल। श्रमिकों के लिए झुग्गी झोपड़ी स्थल, या ऐसे कह सकते हैं इसके लिए निर्माण स्थल पर पर्याप्त भूमि उपलब्ध होनी चाहिए श्रमिकों के लिए। कहाँ पे रहेंगे। प्रवेश और निकास और सुरक्षा चौकी। प्रवेश ऑब्लिक निकास तथा सुरक्षा चौकी। इस तरह से स्थल नियंत्रण कक्ष हो, स्थल कार्यालय हो, नियंत्रण कक्ष हो, प्रवेश निकास हो, और इन सब चीज़ों का एक मैं जॉब लेआउट आपको दिखा देता हूँ कि देख लीजिए आप। इस तरह से होता है। ये है चित्र इसका, ये जॉब लेआउट का चित्र है। इसमें सब चीज़ें दिखाई गई हैं। श्रमिक झोंपड़ी कहाँ पे है, कटीला तार दिखाया गया है, और प्रसाधन, टिम्बर भंडार, इस्पात भंडार, हार्डवेयर। तो ये आपके इसमें सब चीज़ें बताई गई हैं। निर्माणाधीन वाहन कहाँ है, भवन कहाँ है, वाहन मार्ग, सब चीज़ें दिखाई गई हैं, ठीक है। इसके बाद ये सब चीज़ें होनी चाहिए। मिनी वर्कशॉप होना चाहिए, स्टोर और गोदाम होने चाहिए, आवश्यक सेवाएं होनी चाहिए, सेवा सड़कें होनी चाहिए, श्रमिक आवास होने चाहिए, सब चीज़ें होनी चाहिए। इसके बाद निर्माण सामग्री का कार्यस्थल पर संग्रहण और हस्तांतरण। पहली बात है कि निर्माण सामग्री का कार्यस्थल पर उचित बिंदुओं पर ढेर करना आवश्यक है। तो टॉपिक क्या है, निर्माण सामग्री का कार्यस्थल पर संग्रहण और क्या कहते हैं इसे, एवं हस्तन मतलब है स्टोरिंग। संग्रहण का मतलब स्टोरिंग एंड स्टैकिंग। हस्तन का मतलब स्टैकिंग, STACKI, स्टैकिंग
ऑफ मटेरियल्स एट साइट। तो अगर आप सही उचित बिंदु पर आप ढेर कर देंगे सामग्री का, तो न्यूनतम निर्माण स्थल घेरे और इसके अनावश्यक स्टैकिंग से बचा जा सके। जॉब विन्यास में अलग अलग स्थान निर्धारित करने चाहिए। निर्माण सामग्री मौके पर स्टोर करते समय निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना पड़ता है। पहला है न्यूनतम स्थान। न्यूनतम स्थान घेरे। न्यूनतम स्थान। धूप वर्षा से बचाव। धूप वर्षा से बचाव हो। तीसरा, कार्यस्थल के निकट हो। कार्यस्थल के निकट हो। खाइयों से दूर हो। आप ना कई जगह खुदाई उदाई कर देते हैं नींव की, अन्य गड्ढे होते हैं, तो पर्याप्त दूरी पर होना चाहिए, वरना फैलकर नींव को ही पाट देगा और फिर प्रचलन में दिक्कतें आएंगी। आग से दूर। आग से दूर। बहुत सी निर्माण सामग्री जो है अग्नि से खराब हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं, लकड़ी, पेंट, तेल। अतः ऐसी चीज़ों को सावधानी पूर्वक संग्रह करना चाहिए। ऐसे सामग्री के पास धूम्रपान वर्जित होना चाहिए। भारी पदार्थ हैं, जैसे भारी निर्माण पदार्थ हैं, धरण कैंचियाँ, ट्रसेस, मशीनें, क्रेन, इनको उचित स्थान पर स्टोर करना चाहिए और इनके हस्तन में के समय कोई दुर्घटना न हो। विशेष, सीमेंट को सदा बंद सेट के नीचे रखना चाहिए। ये कुछ विशेष बातें, ये तो पहला ए पॉइंट था। और कुछ विशेष बातें क्या हैं कि सीमेंट को सदा बंद सेट के नीचे कुछ ऊंचे पक्के फर्श के ऊपर स्टोर करना चाहिए, ताकि वर्षा और बाहरी पानी प्रवेश से सुरक्षित रहे। सीमेंट के कट्टों को, बैग्स को दीवारों से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना चाहिए। ऊंचाई में एक ढेर में 12 से 15 से अधिक थैले या कट्टे न रखे जाएं। चूने को छत के नीचे और नमी से दूर रखना चाहिए, क्योंकि वायुमंडल से वो नमी ग्रहण करके बुझने लगता है। लकड़ी को सीधी तेज धूप से और सीलन से बचा के रखना चाहिए। स्लीपरों की पंक्तियों में मुक्त हवा का संचरण रहना चाहिए। गिट्टी को, कंक्रीट की गिट्टी और रोड़ी को 2m बाई 2m बाई 0.5 के ढेरों पर संग्रह करना चाहिए। तो सीमेंट हो गया, चूना, प्रकाष्ठ, इसके बाद आया गिट्टी। गिट्टी का बता ही दिया आपको। इसे मिट्टी और कचरा और अन्य जगह से दूर रखना चाहिए। बालू को, तेज हवा से बालू बिखरने लगती है, फैलने से रोकने के लिए इस पर दिन में पानी छिड़कते रहना चाहिए। और इसके साइड में ये मुरम वैसे साधारणतः उड़ती नहीं है, परंतु तेज वर्षा के कारण बहने लगती है। इसके ढेर के चारों ओर ईंटें खड़ी कर देनी चाहिए। इस तरह से ईंट और टाइल्स व खुले में चट्टों में लगाकर रखनी चाहिए। इस्पात के खंडों और प्रबलन छड़ों को मुख्य संरचना स्थल से पर्याप्त दूरी पर ऐसी जगह रखना चाहिए जहाँ नमी का प्रकोप न हो। इससे हस्तन में कोई दिक्कत ना आए। जो भी सामग्री अप्रयुक्त हो, जो प्रयुक्त नहीं होनी है, फालतू बच रही है, तो तुरंत उसे निर्माण स्थल से हटाकर अन्य कार्यों पर भेज देनी चाहिए। इसके बाद आता है उपस्करों का निर्माण स्थल पर स्थापन। उपस्कर मशीनरी वगैरह, उपस्करों का निर्माण स्थल पर स्थापन। जब सिविल निर्माण में उपस्करों और मशीनों का उपयोग बढ़ता जा रहा है और इनके द्वारा कार्य बहुत अधिक शीघ्र संपन्न हो जाता है, तो श्रमिकों के कार्य की तुलना में मितव्ययी और गुणवत्ता वाला होता है। तो सिविल निर्माण के लिए आवश्यक सभी मशीनें लगातार काम में
नहीं आती हैं, बल्कि उन्हें उनकी आवश्यकता तभी रहती है जब उनसे संबंधित निर्माण कार्य साइट पर चल रहा हो। जैसे मिट्टी खुदाई का काम है, भराई के मशीनें नींव कार्य पूर्ण हो जाने पर बेकार हो जाती हैं। मिट्टी खुदाई और भराई की मशीन नींव कार्य पूर्ण हो जाने पर खाली हो जाती हैं। अथवा कंक्रीट शुरू होने पर कंक्रीट मिक्सचर और कंपक की आवश्यकता पड़ती है। इस तथ्य को देखते हुए ठेकेदार निर्माण उपस्कर और मशीनें किराए पर लेना अधिक लाभकारी समझते हैं। अतः उपस्कर और निर्माण स्थल पर स्थापित करते समय स्थापन इस प्रकार करना चाहिए कि निर्माण स्थल पर सामान्य सुरक्षा बनी रहे और श्रमिकों को कार्य में सहयोग दे, कोई अड़चन न हो, संचालन में आसानी रहे, कार्य की प्रगति बनी रहे। मशीनों को जहां उनकी आवश्यकता हो वहां पर स्थापित करना चाहिए। जैसे कंक्रीट मिश्रक को कच्चे माल के आसपास, ढेरे के पास, और कंपक को कंक्रीट डालने वाली स्थान पर अथवा फर्माबंदी के ऊपर। मशीनों के चारों तरफ इसके संचालक और श्रमिकों की सुरक्षा देखते हुए पर्याप्त खुला स्थान छोड़ना चाहिए। जो मशीनें लंबे समय तक काम नहीं आती हैं, नहीं आनी उन्हें कार्यस्थल से हटाकर वर्कशॉप शेड में भेज देना चाहिए। माल ढोने वाले वाहनों को पार्किंग के लिए निर्माण स्थल पर ही व्यवस्था करनी चाहिए। निर्माण स्थल पर श्रमिक व्यवस्था। निर्माण स्थल पर श्रमिक व्यवस्था। सिविल निर्माण कार्यों पर श्रमिकों का व्यय कुल निर्माण लागत का 30 से 35% तक आता है, राइट। यदि श्रमिकों से पूर्ण कार्य घंटों तक काम नहीं लिया जाता है तो यह व्यय 50% तक बढ़ सकता है। इस स्थिति में निर्माण एजेंसी या ठेकेदार का अनुमन्य लाभ श्रमिकों के भुगतान में चला जाता है और उसे लाभ के स्थान पर हानि उठानी पड़ती है या हानि की संभावना बढ़ जाती है, बन जाती है। अतः निर्माण स्थल पर श्रमिकों से पूरा काम लेना बहुत जरूरी हो जाता है। यदि श्रमिकों को समय पर निर्माण सामग्री नहीं मिलती है अथवा उनका प्रभारी स्पष्ट कार्य निर्देश नहीं दिए जाते हैं अथवा उनके कार्य को ठीक ढंग से निगरानी नहीं की जाती है तो श्रमिक काम में ढील दिखाने लगते हैं। और जब श्रमिक अधिक संख्या में एक स्थान पर एकत्र हो जाते हैं और उनको कार्य का आवंटन ठीक प्रकार से नहीं किया जाता है तो ये समय बेकार नष्ट करते हैं और परियोजना को मितव्ययी बनाए रखने के लिए श्रमिकों पर नियंत्रण रखना तथा उनसे पूरा काम लेना आवश्यक है। और ये एक अनुभवी कार्य प्रभारी इस दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। निर्माण स्तर पर श्रमिक व्यवस्था करते समय निम्नलिखित बातें ध्यान में रखनी चाहिए। श्रमिकों को अल्प सूचना पर उपलब्ध कराना कठिन होता है, इसलिए श्रम ठेकेदार निरीक्षकों को लेबर शेड्यूल की प्रति दे देनी चाहिए ताकि वह समय पर श्रमिक को
वांछित संख्या में व्यवस्था कर सके। श्रमिकों को अल्प सूचना पर उपलब्ध कराना कठिन पड़ता है। अतः श्रम ठेकेदार / निरीक्षकों को श्रम अनुसूचन यानी कि लेबर शेड्यूल की प्रति दे देनी चाहिए ताकि समय पर श्रमिकों को वांछित संख्या में उपलब्ध करा सके। सेकंड है, एक प्रभारी या उसको कहते हैं अधिदर्शक के अधीन इतने ही श्रमिक होने चाहिए, इतने ही श्रमिक के अधीन इतने ही श्रमिक होने चाहिए जिन पर वह पूर्ण नियंत्रण रख सके और ठीक काम ले सके। सामान्यतः एक मिनट के अधीन 6 से लेके 10 तक अधिक 6 या 10 से अधिक श्रमिक नहीं होने चाहिए। थर्ड पॉइंट है, कार्य के प्रकार के अनुरूप ही कुशल, अर्धकुशल और अकुशल श्रमिक लगाने चाहिए। एक मजदूर का कार्य श्रमिकों को आवश्यक औजार और सामग्री मौके पर मिलनी चाहिए। निर्माण सामग्री की प्रतीक्षा में श्रमिक निठल्ले नहीं बैठने चाहिए। दिन भर के लिए पर्याप्त सामग्री की व्यवस्था प्रातः कार्य शुरू होने से पहले ही कर देनी चाहिए। सामग्री का जो है बार बार हस्तन कम करना चाहिए। हस्तन माने स्टैकिंग, बार हस्तन कम करना चाहिए ताकि अन्यथा ढुलाई में बढ़ जाता है और सामग्री की टूट फूट भी होती है। कार्य की मांग के अनुसार श्रमिकों की संख्या बढ़ाते और घटाते रहना चाहिए। कुछ श्रमिकों की स्थायी नियुक्ति कर लेना चाहिए। कुछ श्रमिकों की
स्थायी रूप से नियुक्ति कार्य के हित में है। इन श्रमिकों को कार्य का प्रशिक्षण देना चाहिए। 8वां है पॉइंट है, निर्माण स्थल पर पीने के पानी का उपलब्ध होना चाहिए। पानी पीने के चक्कर में प्रायः श्रमिक बार बार काम छोड़कर चले जाते हैं दूर। दूसरा अगला है, श्रमिकों को प्रगति का लेखा अवश्य रखना चाहिए। श्रमिकों की प्रगति का, श्रमिकों की प्रगति का लेखा अवश्य रखना चाहिए। दैनिक प्रगति पर कम पाए जाने वाले श्रमिक पर, दैनिक प्रगति कम पाए जाने पर, दैनिक प्रगति कम पाए जाने पर श्रमिकों को चेतावनी दे देनी चाहिए ताकि वो ढील को समाप्त करके श्रमिक लगन से काम करें। अगला है, एक कार्य पर नियुक्त किए गए श्रमिकों को बार बार नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि नए श्रमिकों को कार्य समझने में, समझाने में समय नष्ट होता है और परियोजना व्यय भी बढ़ जाता है। लास्ट है, श्रमिकों के निर्माण स्थल पर ही रहने की व्यवस्था करनी चाहिए। आवास सुविधा पाकर श्रमिक अधिक क्षमता से कार्य करता है। तो इस तरह से ये जो चैप्टर था, जिसका नाम था निर्माण स्थल प्रबंधन, क्या नाम था? निर्माण स्थल प्रबंधन, और ये एक ही लेक्चर में पूरा हो गया है। कल हम कंस्ट्रक्शन लेबर वाला चैप्टर पढ़ेंगे। कंस्ट्रक्शन लेबर वो यूनिट 5 है। कल हम यूनिट 5 पढ़ेंगे और टॉपिक का नाम होगा कंस्ट्रक्शन लेबर। ठीक है, ओके।